राम राम खमा गणी नमस्कार साथियों। आज हम शुरू कर रहे हैं राजस्थान में जो पशुधन सहायक का जो एग्ज़ाम होने वाला है 13 जून को, उस संदर्भ में हम राजस्थान जी के संपूर्ण यानी ज्योग्राफी, इतिहास और कला संस्कृति के क्वेश्चन जो पुराने क्वेश्चन है एग्ज़ाम आए हुए उन पर चर्चा करेंगे। आज हम पहली क्लास लेके आए हैं, वो है राजस्थान कला संस्कृति का भाग फर्स्ट। हम 2-3 क्लासें लेकर आएंगे जिसमें से हम चर्चा करेंगे कि पिछले साल पिछली कर्मचारी बोर्ड में एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए हैं हम उस पर चर्चा करेंगे। और आपका ये सिलेबस जिसमें से 150 क्वेश्चन लगभग आएंगे, उसमें से 50 क्वेश्चन जीके का पोर्शन का है और जीके में राजस्थान जीके उसमें से लगभग 30 क्वेश्चन आएंगे। तो हम शुरुआत कर रहे हैं पशुधन सहायक LSA 2025 का एग्जाम जो होने वाला है, उसमें जो कला संस्कृत क्वेश्चन आने वाले हैं और उसमें से ही आपको पढ़ना है ताकि आपके एक ऑप्शन के साथ 4-4 ऑप्शन क्लियर हो जाएंगे और आपको बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है। इसलिए हम शुरुआत कर रहे हैं। लगातार मेहनत करते रहिए और पढ़ते रहिए। देखिए पहले क्वेश्चन हम शुरुआत करें राजस्थान जीके की, जिसमें कला संस्कृति का पहला सवाल है। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है कावड़ बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध है? कावड़ बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कावड़ आप जानते हैं, सामान्य अर्थों में हम कावड़ को कहेंगे पोर्टेबल मंदिर। कैसा के मंदिर? पोर्टेबल मंदिर कहेंगे। और इसके जो मुख्य जो कलाकार हैं वो है मांगीलाल मिस्त्री। कौन है? मांगीलाल मिस्त्री। ये चित्तौड़गढ़ के बस्सी क्षेत्र के रहने वाले हैं। चित्तौड़गढ़ के बस्सी क्षेत्र के। देखो चित्तौड़गढ़ का जो बस्सी क्षेत्र है वहां का जो सुथार जहांगीर परिवार है, समुदाय है, वो कावड़ बनाने का काम करता है। राम प्रसाद जहांगीर और द्वारका प्रसाद जहांगीर इनके प्रमुख कलाकार के साथ मांगीलाल मिस्त्री भी वहाँ के क्या है? सुता एक कावड़ कला के लिए प्रसिद्ध बनाने के लिए। कहाँ पर है? बस्सी। बस्सी कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। आपने नाम सुना होगा चित्तौड़गढ़ का दुर्ग का, तो वो चित्तौड़गढ़ में वहाँ पर है। देखो एक ऊपर एक ऑप्शन और दे रखा है उस्ताद लालचंद। सबने सुना होगा, नहीं सुना तो आज सुन लीजिए। उस्ताद लालचंद वे व्यक्ति जिन्होंने हवा महल का निर्माण किया था, जो वास्तुकार बनाया था हवा महल। हवा महल कहाँ पर आपको पता ही है? जयपुर में। तो जयपुर में हवा महल का जो वास्तुकार था वो वास्तुकार कौन? और कौन था? लालचंद उस्ताद। हवा महल का निर्माण कब हुआ था? हवा महल का निर्माण हुआ था 1799 में सवाई प्रताप सिंह के शासन काल में हुआ था। देखो सवाई प्रताप सिंह भगवान श्री कृष्ण के बड़े भक्त थे, इसीलिए जो हवा महल का जो निर्माण हुआ वो कृष्ण मुकुट के समान है। तो हवा महल की जो आकृति कैसी है? कृष्ण मुकुट के समान है। कृष्ण मुकुट की समान है। कृष्ण मुकुट की समान है हवा महल। हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह के समय, वास्तुकार लालचंद उस्ताद के समय 1799 ईस्वी में बनाया गया था। और हवा महल कहाँ पर है? जयपुर में। कावड़ कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध कलाकार मांगीलाल मिस्त्री हैं। आपको समझ में आ गया होगा। और एक साहेब राम का नाम आपने सुना ही होगा। जयपुर चित्रशैली में इनका नाम आता है। तो जयपुर शैली चित्रशैली के ये क्या है? कलाकार साहेब राम। ठीक है, कोई डाउट है? नहीं। आगे चल रहे हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य और उसके क्षेत्र को मिलान करना है कि कौन सा नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ढोल नृत्य। ढोल नृत्य कहाँ पर? जालौर में किया जाता है। ये राइट है, गलत चुनना है। दूसरा है डांडिया नृत्य। डांडिया नृत्य कहाँ? मारवाड़ में। तीसरा बम नृत्य। देखो बम रसिया नृत्य है, ये बीकानेर में नहीं, कहाँ पर किया जाता है? भरतपुर में। कहाँ पर किया जाता है? भरतपुर में। तो इसका आंसर क्या होगा? 3 नंबर। क्यों होगा सर कि बम रसिया नृत्य भरतपुर में किया जाता है, बीकानेर में नहीं किया जाता? तो बीकानेर में कौन सा नृत्य किया जाएगा? तो वेरी गुड, बीकानेर में किया जाता है अग्नि नृत्य। कौन सा नृत्य? अग्नि नृत्य। बीकानेर में किया जाता है अग्नि नृत्य। ठीक है, बीकानेर में अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य है वो बीकानेर में किया जाता है। इंपॉर्टेंट बात याद रखनी। और गिद्दड़ नृत्य वो शेखावटी में किया जाता है। कि कहाँ पर? ये शेखावटी में गिद्दड़ नृत्य किया जाता है। शेखावटी में देखो गिद्दड़, कच्ची घोड़ी, ढप, चंग नृत्य शेखावटी में किए जाते हैं। देखो अग्नि नृत्य बीकानेर में, बम रसिया भरतपुर क्षेत्र में किया जाता है, डांडिया और घुड़ला
गुड़ला नृत्य, डांडिया और गुड़ला नृत्य मारवाड़ में किया जाता है। जालोर में ढोल नृत्य किया जाता है। जालोर में ढोल नृत्य की शैली थकाना शैली भी है। थकाना शैली कहाँ की है? तो जालोर की ढोल नृत्य की थकाना शैली है। ये भी आपको इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। इसके अलावा भवई नृत्य जो एक व्यवसायिक नृत्य है, मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। गौरी नृत्य है, वो भी मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। राजस्थान का लोक नृत्य है जो राजस्थान की आत्मा कहलाता है, वो है घूमर। तो राजस्थान का नृत्य कौन सा है? घूमर। कौन सा नृत्य है? घूमर। रामदेव जी की आराधना में नृत्य जो किया जाता है वो तेलाताड़ी नृत्य है। हम आगे चर्चा करेंगे। आगे बात समझ में चले, हम आगे चल रहे। देखिए सर, अगला कौन सा है? देखो, सीताबाड़ी का मेला मुख्यतः किन जनजाति संबंधित है? सीताबाड़ी है कहाँ पर? पहली बात तो याद रखना है कि सीताबाड़ी है प्रतापगढ़ में। कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में। राजस्थान में 41 जिले हैं, उस 41 जिलों में से एक है प्रतापगढ़, जो 2008 में बना था प्रतापगढ़। तो प्रतापगढ़ में सीताबाड़ी का मेला पड़ता है और वो है शेरियों का कुंभ। किसका कुंभ है? शेरियों का। तो सीताबाड़ी में किसका मेला पड़ता है? शेरियों का मेला पड़ता है। इनको शेरियों का कुंभ भी कहा जाता है। सीताबाड़ी मेले को शेरियों का कुंभ कहा जाता है। कोई डाउट है? शेरियों का कुंभ कहा जाता। सर ये मेला बढ़ता कब है? तो शेरियों कुंभ मेला, सीताबाड़ी का मेला ज्येष्ठ अमावस्या को बढ़ता है। ज्येष्ठ अमावस्या को बढ़ता है, यानी ज्येष्ठ अमावस्या आपको पता अभी जून मई के आसपास वाले क्षेत्र में ही ये मेला बढ़ता है। सीताबाड़ी शेरिया में शेरियों का कुंभ कहलाता है। आदिवासियों का कुंभ बेणेश्वर धाम, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, आदिवासियों का कुंभ, आदिवासियों कुंभ में बेणेश्वर धाम। बेणेश्वर धाम कहां पर है? डूंगरपुर में। कहां पर है? डूंगरपुर में। और बेणेश्वर धाम जो मेला लगता है वो माघ पूर्णिमा को लगता है। माघ पूर्णिमा को। कब लगता है? माघ पूर्णिमा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। देखो, आदिवासियों का कुंभ तो है बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में। शेरियों का कुंभ कहलाता है वो सीताबाड़ी का मेला प्रतापगढ़ में है, जिसको शेरियों का कुंभ कहा जाता है। तो घरासियों का जो प्रमुख क्षेत्र, प्रमुख मेला और प्रमुख पवित्र झील नक्की झील कहलाती है, तो सिरोही में है। नक्की झील कहां पर है? सिरोही में। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और ये भी नक्की झील शेरियों के लिए प्रसिद्ध है। भील जनजाति का आपको पता ही है, भील सर्वाधिक मेवाड़ क्षेत्र में रहती है। राजस्थान की सबसे प्राचीनतम जो कोई जनजाति वो भील है। सर्वाधिक आबादी वाली जाति है, जनजाति वो कौन सी है? भील है। और भील को वनपुत्र कहते हैं। किसने कहा था वनपुत्र? भील को वनपुत्र। किसको? कर्नल जेम्स टोड ने भील को वनपुत्र कहा है। और भील का मुख्य तीर कमान चलाने का काम होता है, बहुत सारे नृत्य होता है। आगे हम चर्चा करेंगे इसके और आगे। देखो, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंत थड़ा कहाँ पर स्थित है? प्रसिद्ध पर्यटन जसवंत थड़ा, नाम सुना ही होगा जसवंत थड़ा का। और ये जसवंत थड़ा है कहाँ पर? जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में। जोधपुर का प्राचीन नाम मरु प्रदेश। वर्तमान नाम में जोधपुर में और क्या कह सकते? उपनाम में ब्लू सिटी कह सकते। रेगिस्तान का प्रवेश द्वार कहा जा सकता है। आगे बात में तो जोधपुर का जो जसवंत थड़ा है वो तो कहाँ पर स्थित है? तो जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में। इसको क्या कहते हैं? मारवाड़ का ताजमहल। देखा ही होगा तब, मारवाड़ का ताजमहल पूरा व्हाइट संगमरमर से बना हुआ है। जोधपुर जो किला है उसके जस्ट आगे बना हुआ है ये जसवंत थड़ा। जसवंत थड़ा का निर्माण सरदार सिंह ने करवाया था। सरदार सिंह शासक थे। सरदार सिंह ये किसके पुत्र थे? जसवंत सिंह के। जसवंत सिंह जी के याद में इन्होंने जसवंत थड़ा बनाया था, जो वर्तमान में एक प्रकार का शाही शमशान, यानी यहाँ के जो राजा थे उनका शाही शमशान के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। इनकी जमीन वहाँ पर जोधपुर है। और जसवंत थड़ा मारवाड़ का क्या कहलाता है? ताजमहल कहलाता है। इसका निर्माण सरदार सिंह ने 1799 ईस्वी के आसपास कराया था। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, कोई डाउट है क्या? नहीं, आगे चल रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? किस क्षेत्र की राजस्थानी चित्रकला का जन्मदाता कहा जाता है? देखो, किस क्षेत्र को राजस्थानी चित्रकला का जन्म, देखो राजस्थानी चित्रकला आपको पता ही, राजस्थानी चित्रकला को 4 भागों में बांटा गया है। एक भाग है मेवाड़, एक भाग है मारवाड़, एक भाग है ये अपन हाड़ौती,
और एक भाग है हमारा ढूंढाड़। तो राजस्थान को यानी राजस्थान चित्र शैली को 4 भागों में बांटा गया है, मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और ढूंढाड़ स्कूल में। ठीक है, राजस्थानी जो पेंटिंग है उसको राजपूत पेंटिंग कहा गया है। क्या कहा गया है? राजपूत पेंटिंग। वो राजपूत पेंटिंग कहा किसने था? ये कहा था 1916 में। इसका विभाजन करने वाले व्यक्ति आनंद कुमार स्वामी ने। आनंद कुमार स्वामी ने वर्गीकरण किया, 4 भागों में बांटा गया। कब बांटा गया था? 1916 में। और इन्होंने कहा था कि जो मेवाड़ का जो मेवाड़ से ही ये शैली निकली है, कौन सी? राजस्थानी। तो इसका आंसर क्या होगा? मेवाड़। क्या होगा? मेवाड़। तो किस राजस्थानी चित्र शैली का स्थान, जन्म स्थान माना जाता है? मेवाड़ का। किसका माना जाता है? मेवाड़। समझ में आ रहा होगा? ठीक है। देखो, मेवाड़ में एक ग्रंथ है बहुत बड़ा सा, इंपॉर्टेंट बात याद रखना। ये ग्रंथ का नाम है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कमलनाथ के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? कमलनाथ के समय। इस समय शासक थे तेज सिंह। कौन थे शासक? तेज सिंह। लगभग 1260 के आसपास। कब? 1260 के आसपास। तो राजस्थानी जो ग्रंथ है उसका सबसे जो प्राचीनतम जो ग्रंथ माना जाता है वो है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। तेज सिंह के समय लिखा गया, कमलनाथ के द्वारा लिखा गया। कहाँ पर? मेवाड़ में। और मेवाड़ को ही राजस्थानी चित्र शैली का जन्म स्थान माना जाता है। कोई डाउट है क्या? नहीं। आगे चल रहे। राजस्थान पेंटिंग किसने कहा था? वो आनंद कुमार स्वामी ने। कब कहा था? 1916 में कहा था। और इन्होंने सबसे पहले वर्गीकरण भी किया था कि 4 भाग। क्या 4 भाग बताए? मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और ढूंढाड़। कोई डाउट है? नहीं है। चलो फिर आगे चल रहे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो, उस्ता कला का पद का प्रयोग किस चित्र शैली में संदर्भ में किया जाता है? उस्ता कला बीकानेर। कहाँ? बीकानेर। सीधा आंसर कहाँ आएगा? बीकानेर। उस्ता कला ऊंट पर आपने देखा होगा, ऊंट पर जो जतकड़ाई होते हैं उसमें डिजाइन बनाई जाती है, उसको उस्ता कला देते हैं। तो कहाँ पर? बीकानेर में। देखो, देवगढ़ शैली है वो कहाँ की? मेवाड़ की उपशैली है। किशनगढ़ है मारवाड़ की उपशैली है। बीकानेर शैली भी मारवाड़ की उपशैली है। और हाड़ौती है वो, हाड़ौती के 2 भाग है, कोटा बूंदी मुख्यतः। कोटा और बूंदी। अगर आप क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान में जो चित्रकला है वो चित्रकला को 4 भागों में बांटा गया है। तो उसमें से सबसे ज्यादा एक तो है मेवाड़ और मारवाड़, उसमें 6 उपशैलियां हैं। बाकी वाली दूसरों में 2 3 3 4 हो सकती है। हम आगे चर्चा करेंगे इसके अंदर, इसलिए हम जल्दी से आगे देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा? निम्न में से कौन सा आभूषण गले में पहना जाता है? गला में नहीं पहना जाता। ये इंपोर्टेंट ध्यान रखना, पहना जाता है कि नहीं पहना जाता, एग्जाम ऐसे ही पूछा जाएगा। तो निम्न में से कौन सा आभूषण गले में पहना जाता है, नहीं पहना जाता है? तो देखियो, तुलसी पहनी जाती है, बिल्कुल गले में तुलसी पहनी जाती है। तिमड़िया पहना जाता है, बिल्कुल पहना जाता है। सरी जो पहनने की है वो भी पहना जाता है। तो क्या नहीं पहना जाता? रखड़ी। तो रखड़ी कहाँ पर पहनी जाती है? सर पर। कहाँ पर पहनी जाती है? सर पर। तो ये है सर का। तो सिर है, उस सिर पर पहनी जाने वाली जो ये तो है कहाँ पर? गले में। कहाँ पर पहना जाता है? गले में। और ये रखड़ी है कहाँ पर? सिर पर पहनी जाती है। देखो, सिर पर पहनने वाला एक तो है बोरला, मेमंद, ये सारे के सारे किस में पहने जाते हैं? सिर पर पहने जाने वाला आभूषण रखड़ी, ये सारा है। इसके अलावा देखो, तुलसी, तिमड़िया, सरी, हमेला, गले में पहने जाना हमेला, मादड़िया, मौनमाला, रामनवमी, और बहुत सारे जो आभूषण है वो गले में पहने जाते हैं। कोई डाउट है क्या? नहीं। फिर चले आगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है। देखो, राजस्थान के किस क्षेत्र के वेरी इंपॉर्टेंट है, पडनधारी मोदक पाए जाते। मोदक का मतलब जानते हो, लड्डू जो भगवान श्री गणेश जी को लगते हैं। तो वो पडनधारी मोदक कहाँ के प्रसिद्ध है? तो बीकानेर के। कहाँ के प्रसिद्ध है? बीकानेर के। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखना बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है,
देखो जोधपुर आपको शहर पता ही है, नाथद्वारा राजसमंद का है, एक जान श्रीनाथ जी की मूर्ति है, और सीकर आप जानते ही हो, सीकर हमारा एक जिला भी है। रणकपुर के जैन मंदिर का शिल्पी कौन था? रणकपुर के जैन मंदिर, रणकपुर के जैन मंदिर पाली में, इसका शिल्पी कौन था? इसका आंसर होगा दीपा। दीपा या देपाक दोनों एक ही नाम है, दीपा या देपाक। इसका क्या था? वास्तुकार था। क्या था? वास्तुकार। ठीक है, किसका वास्तुकार था? रणकपुर के जैन मंदिर। रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माण करवाया किसने था? तो रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माण कराया था धर्णक शाह ने। किसने कराया था? धर्णक शाह। धर्णक शाह कौन? राणा कुंभा के दरबार में एक मंत्री थे और उन्होंने करवाया था। तो राणा कुंभा के समय, राणा कुंभा के समय निर्माण किसने कराया था? धर्णक शाह ने। और आ रही बात समझ में? तो राणा कुंभा के समय धर्णक शाह ने रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण कराया था और इसका वास्तुकार कौन था? देपाक था। कौन था? देपाक। देखो यहाँ इस रणकपुर के जैन मंदिर में मुख्य जो गर्भगृह है उसमें जो आदिनाथ, भगवान आदिनाथ की मूर्ति है, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि जो रणकपुर के जैन मंदिर है वो आदिनाथ को समर्पित है, भगवान आदिनाथ को समर्पित है। कोई डाउट है क्या? नहीं। देखो मंडन राणा कुंभा के दरबार में शिल्पी था, इनके बहुत सारी किताब वगैरह लिखी थी, हम बात करेंगे आगे। और नापा पी मंडन का एक पुत्र था, नापा, पूंजा और पेमा, ये सारे 3 पुत्र थे जिनके आगे हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, रावण हत्था किसका मुख्य वाद्य यंत्र है? रावण हत्था, जो रावण हत्था है आपने देखा ही होगा, तो सर्वाधिक रावण हत्था है वो भोपा बजाते हैं। रावण हत्था बाबूजी की फड़ के साथ ही बजाया जाता है रावण हत्था। और रावण हत्था एक तत्ववाद्य यंत्र है। कैसा वाद्य यंत्र है? तत्ववाद्य यंत्र। देखो तत्ववाद्य यंत्र उसे कहेंगे जो तार से बने होते। अवनद वाद्य यंत्र उसे कहेंगे जो अवनद उसको कहेंगे जो चमड़े से बने होते हैं। गढ़ वाद्य यंत्र उसे कहेंगे जो किसी ठोस पदार्थ से बने होते हैं। और सुशीर वाद्य उसे कहेंगे जो फूंक से बजाए जाते हैं। आगे बात समझ में? जैसे गणवाद्य यंत्र में अगर बात करें तो ढोल, नगाड़ा, मादल, ये सारे इसमें आते हैं। गणवाद्य में आएगा जैसे मजीरा है, ये थाली है, मटके, ये कहते हैं घंटी है, और क्या भन्नी है, ये सारे इसमें आते हैं। सुशीर वाद्य यंत्र बहुत सारे, जैसे शहनाई है हो गई, पूंगी हो गई, अलगोजा हो गया, ये सारे के सारे किसमें हो गए? सुशीर वाद्य यंत्र। और तत्ववाद्य यंत्र में जैसे कामायचा हो गया, रावण हत्था हो गया, ये सारे के सारे तत्ववाद्य जंतर हो गया, भपंग हो गया, ये सारे का सारा जो किसमें है? तत्ववाद्य यंत्र में। आगे बात समझ में? ठीक है। तो भील एक जनजाति है, राजस्थान में पाई जाने वाली एक बहुत बड़ी संख्या में जनजाति निवास करती है। और कालबेलिया भी एक जाति है जो राजस्थान निवास करते हैं। और कालबेलिया के नृत्य भी हैं, 3-4 नृत्य हैं करते हैं। कालबेलिया के जो मुख्य 4 नृत्य हैं कौन कौन से? एक है संक्रिय नृत्य, बहुत इंपॉर्टेंट है, संक्रिय नृत्य है। एक है पणिहारी नृत्य, पणिहारी नृत्य। एक है इडोणी नृत्य, इडोणी नृत्य। और एक है बागड़िया नृत्य। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन कालबेलिया के नृत्य पूछे जाते हैं। तो ये कालबेलिया क्या है? नृत्य है। क्या है? नृत्य। कितने नृत्य है? 4। कोई डाउट? आगे चले? चलो अगला है कि हमेल शरीर के किस अंग में पहने जाने वाला आभूषण है? हमेल, हमेल अभी थोड़ी देर पहले हमेला की बात की थी, वो गले में पहना जाता है। किसमें पहना जाता है? हमेल गले में पहना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिएगा। हमेल किस शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो गले में पहने जाला हमें क्या है? हमेल है। आगे बात में, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, एक जैसे 9 महल किस किले में बने हैं? एक जैसे 9 महल, तो एक जैसे 9 महल बने हैं वो है नाहरगढ़ में। कहां पर है? नाहरगढ़ में। नाहरगढ़ कहां पर है सर? आपको सबको ही पता, नाहरगढ़ जयपुर में बना है। नाहरगढ़ का दूसरा नाम है सुदर्शनगढ़। सुदर्शनगढ़, नाहरगढ़ का दूसरा नाम है सुदर्शनगढ़। और नाहरगढ़ का निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया था। सवाई जय सिंह ने। नाहरगढ़ का निर्माण किसने कराया? सवाई जय सिंह ने। लेकिन 9 एक जैसे महल का निर्माण वो कराया था माधव सिंह जी। कौन थे? माधव सिंह जी। माधव सिंह जी की 9 रानियों के लिए बनाया था एक जैसे 9 महल।
वो नारगढ़ में है। आपको थोड़ा इसमें ध्यान रखना है। यानी जो 9 महल एक जैसे है, माधव सिंह जी ने बनाया था नारगढ़ में। नारगढ़ का दूसरा नाम है सुदर्शनगढ़, और नारगढ़ स्थित है कहाँ पर? जयपुर में। कोई डाउट है? नहीं। तारागढ़ है, तारागढ़ अजमेर में, जिसको गढ़ बेटली भी कहा जाता है और अजमेर का किला भी कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग आपको पता ही है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है जो चित्तौड़गढ़ में है, राजस्थान का गौरव कहा जाता है। और इसको आप वो जानते हैं, इसको कहते हैं गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया, इसके बारे में बोला भी जाता है। और कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ है राजसमंद में, जिसमें 36 किलोमीटर की दीवार है, वो विश्व प्रसिद्ध है, तो जिसको भारत की मान दीवार भी कहा जाता है। कोई डाउट है? नहीं। चलो फिर आगे चल रहे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की संस्थापक कौन थी? तो उदयपुर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उदयपुर में महिला परिषद की स्थापना करने वाली जो महिला थी, उनका नाम था शांता त्रिवेदी। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इसको याद करना है। शांता त्रिवेदी ने इनकी स्थापना की थी महिलाओं के उत्थान के लिए। किसके लिए? महिलाओं के उत्थान के लिए शांता त्रिवेदी ने राजस्थान महिला परिषद की स्थापना की थी। कहाँ पे? उदयपुर में। कहाँ पे? उदयपुर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना। अगला, तारकाशी का संबंध कहां से है? तो तारकाशी का संबंध, तारकाशी देखो, तारकाशी का नाथ द्वारा से पहली बात है, उसका आंसर क्या होगा? नाथ द्वारा। तारकाशी का मतलब है चांदी की निकासी करना। क्या करना? नक्काशी करना। कहां पर? चांदी की किसी पदार्थ पर, वो तारकाशी है। वो तारकाशी कहां की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा की। वेरी इंपॉर्टेंट। नाथ द्वारा कहां पर है? राजसमंद। कहां पे है? राजसमंद। श्रीनाथ जी की मूर्ति है यहाँ प्रसिद्ध, श्रीनाथ जी की मूर्ति और मंदिर है। या वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ है ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है नाथ द्वारा में। आगे बात समझ में? ठीक है। नाथ द्वारा। जोधपुर आप जानते हैं, जयपुर और बीकानेर के बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं, तो इसके लिए हम आगे चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मारवाड़ राज्य में किस प्रकार के सामंतों की रेख, हुक्मनामा और चाकरी से 3 पीढ़ियों के लिए मुक्त किया जाता था? तो इसका आंसर देखो, मारवाड़ के राज्यों के सामंत होते थे, वो रेख, हुक्मनामा और चाकरी 3 पीढ़ियों के लिए मुक्त किया जाता थे, तो वो होते थे राजवी। कौन होते थे? राजवी। यानी 4 प्रकार के वहां पर लोग होते थे। राजवी होते थे, सरदार होते थे, और एक घनायत होते थे, और एक मुकद्दर होते थे। तो 4 प्रकार को उनकी 3 पीढ़ियों के लिए क्या किया जाता था? कर मुक्त, चाकरी मुक्त किया जाता था। तो इंपॉर्टेंट इसमें से कौन सा है? राजवी। कौन सा है? राजवी। इनको मुक्त क्योंकि लगातार अपने राजाओं के यहाँ पर, पीढ़ियों के यहाँ पर प्रभावित किया जाता था, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजवी। कोई डाउट है? नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए। वर्तकर्ता कोश। वेरी, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन आया आपको, आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको रटना है। वर्तकर्ता कोश, वर्तकर्ता कोश लिखी हरिसेन ने। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना आपको। ये क्वेश्चन बहुत संभावना है कि पूछ सके आपके एग्जाम में। तो वर्तकर्ता कोश पुस्तक है, वो किसकी है? हरिसेन की पुस्तक। किसकी पुस्तक? हरिसेन की। एक ऑप्शन दे रखा राजशेखर का, राजशेखर की पुस्तक कपूर मंजरी। वेरी इंपॉर्टेंट, कपूर मंजरी। कपूर मंजरी पुस्तक राजशेखर की। काव्य मीमांसा इनकी एक पुस्तक है, काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा और कपूर मंजरी 2 वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इनकी याद करनी है। चंद्रशेखर की और हरिसेन की पुस्तक है वर्तकथा कोश। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर बता रहा हूँ, इनको 100% याद कर लीजिएगा। वर्तकथा कोश, हरिसेन की पुस्तक। ठीक है, फिर आगे चल रहे। अगला है, निम्न में से किस लोक देवता के ऊंटों को देवता के रूप में माना जाता है? ऊंटों के देवता के रूप में न माने जाते। पाबू जी को। किनको माना जाता है? पाबू जी को। रायका या रेबारी जाति के लोग इनके आराध्य मानते हैं। कहा जाता है कि मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय पाबू जी को जाता है। पाबू जी को आपको पता है गायों के रक्षक देवता माना जाते हैं, ऊंट के देवता माने जाते हैं इनको। ऊंट के देवता, प्ले के देवता, कोई बीमारी नहीं होती, प्ले के देवता भी इनको कहा जाता है। लक्ष्मण का अवतार माना जाता है पाबू जी को। लक्ष्मण के अवतार कोड़मन फड़ौदी में इनका जन्म होता है और इनका मुख्यमंत्री भी कोड़मन फड़ौदी में है। और इनका मेला जो चैत्र अमावस्या को पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट याद रखना। चैत्र अमावस्या के दिन मेला बढ़ता है फड़ौदी कोड़ुमंड में। और कोड़ुमंड कहाँ पर है? फड़ौदी में। इनकी एक घोड़ी थी, आपको पता है, केसर कालवी।
केसर कालवी घोड़ी का नाम था। और ये आपको पता ही है केसर कालवी है जो देवल चारणी की गाया छुड़ाने के लिए गए थे और वहां पर वीर गति को प्राप्त हो गए थे। आपको सही पढ़ा होगा, सुना होगा बाबूजी के बारे में। तो इसका 8 ऊँटों के देवता गोगा जी सांपों के देवता कहलाते हैं। गोगा जी का जन्म हनुमानगढ़ में होता है, ठीक है। तो इनका देवता को गोगा जी का सांपों के देवता कहते हैं। हड़बू जी बेंगटी गांव फड़ोदी, बेंगटी गांव का फड़ोदी उनका मुख्य स्थान है, ये भी लोक देवता के रूप में। और तेजा जी, कौन नहीं जानता तेजा जी के बारे में। तो तेजा जी कोई गायों का रक्षक देवता, गोरक्षक देवता, तेजा जी गोरक्षक देवता कहते हैं। सांपों के दूसरा देवता कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। सांपों के दूसरे देवता, पहले कौन से गोगा जी, दूसरे कौन से तेजा जी। सांपों के दूसरे देवता के रूप में इनको माना जाता है। इनको काला बाला देवता भी बोला जाता है, काला बाला देवता भी बोला जाता है। और वेरी इंपोर्टेंट कृषि कार्यों के देवता भी बोला जाता है। वेरी इंपोर्टेंट है कृषि कार्यों के देवता, कृषि कार्यों के देवता भी इनको बोला जाता है। किनको, तेजा जी को। और हमारे क्षेत्र में भी जो खेती बोई जाती है, खेत में जो बीज बोया जाता है उस समय तेजा गायन भी किया जाता है। और हमारे क्षेत्र में एक लोकगीत भी गाया जाता है कि गाजो गाजो जेठ अषाढ़ कंवर तेजा रे, लगतो तो गाड्यो सावण भादवो। आपने सुना ही होगा। तो इस प्रकार का ये तेजा जी के लिए प्रसिद्ध है। तेजा जी का जन्म खरनाल में होता है। इनका मुख्य मंदिर खरनाल में और सुसरा अजमेर में है, जहाँ पर इनकी समाधि दे रखी है। आप ये ध्यान रखना। तेजा जी का जो मेला है वो परबतसर में भरता है पशु मेला, वो नागौर में। ठीक है, कोई डाउट है क्या? नहीं, आगे चलें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस बोली के रूप में गुजराती की भाषा का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है? तो राजस्थान में अलग अलग बोलियां बोली जाती है। कहा जाता है कि 3 कोस पर बदले पानी और हर 3 कोस पर बदले वाणी, यानी हर 3 कोस पर पानी और वाणी दोनों बदल जाती है। तो राजस्थान बहुत सारी बोलियां बोली जाती है। तो गुजराती का प्रभाव कहाँ पड़ेगा? तो राजस्थान में जो गुजराती का प्रभाव है, गुजरात से आसपास वाले जोड़ों में वागड़ी बोली, और वागड़ी बोली बोली जाती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। कहाँ पर? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। आपने शायद राजस्थान का इस प्रकार का मैप देखा होगा। उस राजस्थान, माना कि राजस्थान का मैप है, उस राजस्थान के मैप में इस वाले भाग में बांसवाड़ा डूंगरपुर देखा होगा, और यहाँ गुजरात लगता है। गुजरात की सीमा लगती है, इधर एमपी की लगती है, उत्तर प्रदेश की, इधर हरियाणा की, और ऊपर पंजाब की सीमा लगती है। तो इधर गुजरात की सीमा लगती है, और गुजरात के जो सीमा वाला क्षेत्र है डूंगरपुर और बांसवाड़ा, वहां पर बोली जाती कौन सी? वागड़ी बोली। कौन सी बोली बोली जाती? वागड़ी बोली। देखो मालवी राजस्थान की पूर्वी भाग में बोली जाती है। पूर्वी राजस्थान की पूर्वी भाग में बोली जाने वाली मालवी भाषा है मेवाती बोली। मेवाती अलवर भरतपुर में बोली जाती है, अलवर और भरतपुर में। मेवाती आपको पता है अलवर और भरतपुर क्षेत्र में, अलवर और भरतपुर क्षेत्र में बोली जाती। कोई डाउट है? और हाड़ौती बोली आपको पता ही है, हाड़ौती कोटा में, कोटा वाले क्षेत्र, कोटा बारा झालावाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। तो ये हाड़ौती। आपको आगे बात समझ में? चलो आगे चल रहे। मारवाड़ी आपको पता है, राजस्थान के पश्चिम क्षेत्र में मारवाड़ी भाषा बोली जाती है, थड़ी भाषा बोली जाती है। तो चलो आगे। ढूंढाड़ी बोली जयपुर वाले क्षेत्र में बोली जाती है। शेखावटी, चूरू, झुंझुनू, सीकर वाले भाग में बोली जाती है। आपको ये भी ध्यान रखना। तो गोडवाड़ी क्षेत्र है, जो गोडवाड़ी है जो कहाँ पे, सुमेरपुर वाले, सिरोही वाले भाग में गोडवाड़ी भाषा भी बोली जाती है, जालोर साइड में। चलो आगे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली कहाँ पर है? तो राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली मैनसर झुंझुनू में है। कहाँ पर है? वेरी इंपॉर्टेंट है, मैनसर झुंझुनू में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मण शिखर में 4 चौक की हवेली, वेरी इंपॉर्टेंट है, 4 चौक की हवेली। 4 चौक की जो हवेली है वो कहाँ पर है? लक्ष्मण। पोखरण की जैसलमेर हवेली, बिसौ की हवेली झुंझुनू में ही है। तो ये आपको याद रखना, मैनसर झुंझुनू में सोने चांदी की एक बहुत बड़ी दुकान, ये कह सकते हैं इन हवेली, उसमें सोने चांदी के परतों के कुछ लगे हुए हैं दीवारों पर, इसलिए इसको सोने चांदी की हवेली कहते हैं। इसके अलावा बछावतों की हवेली बीकानेर में है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बछावतों की हवेली बीकानेर में। चलो आगे चलते हैं।
अगला अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी जल संरक्षण परंपरागत विधि नहीं है? तो परंपरागत पूछा है, जल संरक्षण का पूछा है, विधि नहीं है। देखो राजस्थान में नाडी आप जानते ही हो, टीबा आप जानते ही हो, जोड़ आप जानते हो। नाडी जब जल संग्रहण रुकने की जगह होती है, टीबा एक बड़ा सा क्षेत्र तालाब नुमा आकृति उसको टीबा बोला जाता है, और कुएं जैसे आकार को हम जोड़ बोलते हैं। तो ये तीनों चीजें तो होती है जल संरक्षण करने की, और नाली ये कोई जगह संरक्षण की नहीं है। नाली तो एक पर्वत क्षेत्र है, घग्गर का पर्वत क्षेत्र को हम नाली कहते हैं जिसमें पानी बहता है। तो ये तीनों तो है लेकिन नाली नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाली परंपरागत विधि नहीं है। आगे बात समझ में, चलो आगे चल रहे। देखो ये ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करना, सब्सक्राइब करना इसको, और अपने दोस्तों को भी भेजना ताकि उनको भी क्वेश्चन का पता चल जाए। और राजस्थान कर्मचारी बोर्ड में जो पुराने क्वेश्चन आए उस पर ही हम चर्चा कर रहे हैं। हम इसके देखो कला संस्कृति के साथ साथ इतिहास और भूगोल का भी लाएंगे, और इसके साथ राज व्यवस्था भी लाएंगे, और आपके जो साइंस है उसका भी लाएंगे, और करंट अफेयर्स है। स्कूल मिलाकर आपका जो 50 नंबर वाला जीके वाला पोर्शन है उसके सब की 2-2 या 3-3 क्लास से हम लेके आएंगे। वो बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। 13 तारीख के एग्जाम में आपको 100% उस पर फायदा मिलेगा, इसलिए आप उसको बार बार देख के, और इसकी सारी की जो PDF है इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जो लिंक आपके नीचे दे रखा होगा, उसमें जाकर आप देख सकते हैं कि इसकी PDF। देखो 84 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट है। 84 खंभों की छतरी है वो बूंदी में। 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? बूंदी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 84 खंभों की छतरी वो बूंदी में है। देखो बूंदी में इसका निर्माण अवनीत सिंह ने कराया था। बूंदी में अपने जो एक भाई थे उनके धा भाई के याद में करवाया था। ये इंपॉर्टेंट बात रखनी। 80 खंभों की छतरी, 80 खंभों की छतरी अलवर में है। कहां पर है? अलवर में। ये अलवर में है मूसी रानी की छतरी 80 खंभों की। देखो 12 खंभों की छतरी है। 12 खंभों की छतरी कुंभलगढ़ में है, पृथ्वीराज सिसोदिया की। पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 खंभों की छतरी है। 32 खंभों की छतरी, एक और इंपॉर्टेंट याद, 32 खंभों की छतरी जत्र सिंह की है। जत्र सिंह रणथंभौर में। कहां पर है? 32 खंभों की छतरी रणथंभौर में है। ये थोड़ा सा याद रखना, 2-4 जो आपके ये। एक 16 खंभों की छतरी भी है। 16 खंभों की छतरी अमर सिंह राठौड़ की, नागौर में। अमर सिंह राठौड़ की नागौर में। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है, आगे चल रहे। अगला क्वेश्चन क्या? पिछवैया चित्रण किस चित्र कला के संबंधित है? पिछवैया आपको पता है नाथद्वारा शैली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद करना। नाथद्वारा शैली, पिछवैया। नाथद्वारा शैली में पिछवैया वो होता है जो श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे कपड़े पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं की जाती है, उसको पिछवैया बोला जाता है। कोई डाउट है? नहीं। देखो नाथद्वारा शैली की विशेषता ध्यान रखना, यहाँ पर 2 महिला चित्रकार थी, कमला और इलायची। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, कमला और इलायची, महिला चित्रकार। कमला और इलायची महिला चित्रकार थी। नाथद्वारा शैली प्रमुख बात करना। देखो नाथद्वारा शैली मेवाड़ की उपशैली मानी जाती है। मेवाड़ की उपशैली। उपशैली का मतलब हुआ कि मेवाड़ के अंदर ये शैली आएगी। मेवाड़ की उपशैलियों में एक उदयपुर उपशैली है, उदयपुर, नाथद्वारा, चावंड, उदयपुर, नाथद्वारा, चावंड, देवगढ़, ये शाहपुरा, ये उपशैलियां सारी किसकी? मेवाड़ की। किशनगढ़ शैली आप बड़ा सुना ही होगा, किशनगढ़ शैली मारवाड़ की उपशैली है। मारवाड़ की उपशैली है। किसकी उपशैली? मारवाड़ की किशनगढ़ शैली। और किशनगढ़ शैली का आपको पता प्रमुख जो चित्र है बड़ी ठणी का है। बड़ी ठणी का जो प्रमुख चित्र है वो किशनगढ़ शैली में। और किशनगढ़ शैली का जो प्रमुख व्यक्ति थे जिसको हम कहेंगे मोहरध्वज निहाल चंद चित्र बनाया था। मोहरध्वज निहाल चंद ने चित्र बनाया था बनी ठनी का सावन सिंह के। अलवर शैली ढूंढाड़ की उपशैली है। और कोटा बूंदी शैली दोनों है जो हाड़ौती की उपशैली है। आपको ध्यान रखना थोड़ा। ठीक है, आगे चल रहे हैं।
अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है? तो निम्न में से कौन सी भैंस की नस्ल नहीं, सॉरी भेड़ की नस्ल नहीं है? तो राठी गाय की नस्ल है। और आपको ये अच्छी तरीके से पता है क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो पशुधन सहायक का ही है, तो आपको पता सारी नस्लें कौन कौन सी किस जानवर की है, तो आपको पता हो जाएगा कि राठी है जो राजस्थान की कामधेनु कहलाती है और गाय की नस्ल है। चोकला, नाली और पुंगल ये तो भेड़ की नस्ल है ही, आपको पता है, तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए इसमें तो। ठीक है, फिर आगे अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या, एक ही आंदोलन का प्रणेता कौन है? एक ही आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो एक ही आंदोलन की शुरुआत की थी मोतीलाल तेजावत ने। 1921 मातृकुंड चित्तौड़गढ़ से शुरुआत की थी मोतीलाल तेजावत ने। एक ही आंदोलन का मतलब हुआ एकता का आंदोलन। किसकी एकता? भीलों की एकता। ठीक है, भीलों की एकता के लिए बनाया गया एक आंदोलन था मोतीलाल तेजावत, इसलिए भीलों के मसीहा के रूप में जाना जाता है इनको। आदिवासियों के, भीलों के या आदिवासी दोनों एक ही बात है। भीलों या आदिवासियों के मसीहा के रूप में मोतीलाल तेजावत के रूप में जाना जाता है इनको। ठीक है, कोई डाउट है? नहीं। गुरु गोविंद गुरु भी, ये भी भीलों के लिए बहुत बड़ा काम किया था, इन्होंने भी भगत आंदोलन चलाया था, ये भी आप ऐड कर सकते हैं, भगत आंदोलन। और इन्होंने एक सम सभा की स्थापना की। सम सभा की स्थापना किसने की थी? 1883 में गुरु गोविंद गिरी। कोई डाउट है? चलो फिर आगे चल रहे। चलिए अगला क्वेश्चन, जयपुर के हवा महल का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? अभी सवाल आया था और बात भी की ली थी। तो जयपुर के हवा महल का निर्माण किसके शासनकाल में? सवाई प्रताप सिंह के समय हुआ था 1799 में। 1799 में। वास्तुकार कौन? अभी बात की थी थोड़ी देर पहले, लालचंद उस्ता इनके वास्तुकार। वेरी कृष्ण मुकुट के समान था। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, ध्यान रखना, एग्जामों में भी पूछा जाएगा, फिर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो देखो, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ पर है? तो राजस्थान संगीत नाटक अकादमी है वो जोधपुर में स्थापित है। 1957 में इसकी स्थापना की गई थी जोधपुर में। वेरी इंपॉर्टेंट, आप थोड़ा ध्यान रखना। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी वेरी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, इसको याद रखना, जोधपुर में। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन से कवि नहीं थे? निम्न में से कौन से कवि नहीं थे? देखो, विजय सिंह पत्रिका लिखते थे, कवि के कुछ कविता भी लिखते थे। जयनारायण व्यास भी कुछ कवि भी लिखते थे, कविता लिखते थे। माणिक्यलाल वर्मा ने तो पंचीड़ा गीत भी लिखा था। पंचीड़ा गीत किसने लिखा था? माणिक्यलाल वर्मा ने। तो इन्होंने कुछ न कुछ लिखा, तो ये सारे कवि के रूप में, लेखक के रूप में काम करते थे। लेकिन जनार्दन नारायण डागर शिक्षाविद थे। क्या थे? शिक्षाविद थे। इन्होंने कुछ लिखा नहीं, ज्यादा लेखन का कार्य किया नहीं कवि के रूप में, तो शिक्षाविद थे, इसलिए इनको अलग किया जाता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर। बाकी तीनों, विजय सिंह पथिक, भूप सिंह को आप जानते ही हो। ठीक है, थोड़ा बहुत राजस्थान जी के तो पढ़ा होगा आपने। राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्था स्थित है। राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्था और राष्ट्रीय भेड़ अनुसंधान संस्था दोनों एक ही जगह पर है। बकरी और भेड़ दोनों अनुसंधान संस्था है अविका नगर, और अविका नगर है टोंक में। कहाँ पर है? अविका नगर, टोंक में। हालांकि आपका जो एग्जाम है पशुधन सहायक का, LSA का, उसमें ये सारी चीजें आपने पढ़ रही होगी, तो बहुत अच्छी तरीके से पता होगा आपको कि राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्था, भेड़ अनुसंधान संस्था अविका नगर, टोंक में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा? राजस्थान में कहां पर अकबर का किला है? राजस्थान में अकबर का किला, जिसको मैगजीन का किला भी बोला जाता है, मैगजीन का किला भी बोला जाता है। ठीक है, तो अकबर का किला, मैगजीन का किला कहा जाता है। कहां पर है ये? अजमेर में है। कहां पर है? अजमेर में। आपको पता हल्दी घाटी का युद्ध का आपने सुना ही होगा, 1576 में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। और हल्दी घाटी के युद्ध में जो अकबर रणनीति बनाई थी, उसी मैगजीन के किले में बढ़ के बनाई थी। ठीक है, अकबर का किला क्योंकि अकबर ने बनाया था। मैगजीन यानी बारूद, और बारूद अंग्रेज इस समय रखते थे, इसलिए इसको मैगजीन का किला भी कहते हैं। और वो कहाँ पर है? अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर में। कोई डाउट है? नहीं, समझ में आ रहा होगा। ये हम वही क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो पुराने एग्जाम में आए हुए हैं अजनस बोर्ड के।
प्रसिद्ध चित्रकार साहिब राम किस क्षेत्र से? साहिब राम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो साहिब राम किस क्षेत्र से? तो साहिब राम है वो जयपुर शैली से। देखो एक साहिब राम है वो जयपुर शैली से है, तो साहिबदीन अगर साहिबदीन आए तो ये करना है मेवाड़, साहिब राम आए तो करना है जयपुर यानी ढूंढाड़। दोनों थोड़ा सा याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि साहिब राम आए तो हमको करना जयपुर ढूंढाड़ शैली, और साहिबदीन आए तो हमें करना है कौन सा? मेवाड़ शैली। कौन शैली? मेवाड़ की उदयपुर शैली, उदयपुर शैली। ठीक है, अगला क्वेश्चन चले। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हर्षद माता का मंदिर, हर्षद माता आबानेरी, हर्षद माता का मंदिर कहाँ पर? आबानेरी। आबानेरी कहाँ पर? दौसा में। चांद बावड़ी कहाँ पर है? दौसा में। इसी जगह पर चांद बावड़ी भी है, बावड़ी। चांद बावड़ी कहाँ पर है? आबानेरी दौसा में। और आबानेरी दौसा हर्षद माता का भी मंदिर है। ओसिया में सच्चाई माता का मंदिर है, सच्चाई माता का मंदिर ओसिया में है। और बाकी वाली चीजें हम आगे बात करेंगे। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन है वागड़ की मीरा, वागड़ वाला क्षेत्र। देखो अभी वागड़ पड़ा था, वागड़ है तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला क्षेत्र को क्या कहा जाता है? वागड़ कहा जाता है, वागड़। एक है मांगड़ क्षेत्र, मांगड़ क्षेत्र शेखावाटी वाले क्षेत्र को कहा जाता है। और शेखावाटी वाला क्षेत्र में 3 जिले आते हैं मुख्यतः, सीकर, चूरू और झुंझुनू। सीकर, झुंझुनू और ये सारी चीजें इसमें आते हैं। जो वागड़ की मीरा है वो गौरी बाई कहलाती। कौन कहलाती? गौरी बाई। पन्नादाई के बारे में आप सारे जानते हैं। पन्नादाई मेवाड़ में राज अपने पुत्र की बलि दे देती, चंदन जिनको कहते हैं, उदय सिंह को बचाने के लिए। रानाबाई जो नागौर में इनका एक धार्मिक स्थल है। और कर्मावती, कर्मावती के बारे में जानते हैं। कर्मावती 1534 में बहादुर शाह साथ करते ये युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते, तो ये इनके नेतृत्व में क्या हो जाता है? जोर हो जाता। जो मेवाड़ का दूसरा का है, आगे बात करेंगे, इतिहास में बात करेंगे मुख्यतः इसकी, अभी यहाँ पर बात नहीं करते। देखो बीजी किस साहित्यकार का उपनाम है? तो बीजी किस साहित्यकार का उपनाम है? तो बीजी विजयदान देता। कहाँ लिखा? एरिया विजयदान देता। विजयदान दत्ता को बीजी कहते हैं। इनकी बहुत सारी पुस्तकें आपको पता होनी चाहिए। विजयदान दत्ता की बातारी फुलवारी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बातारी फुलवारी पुस्तक है वो विजयदान दत्ता की है। एक है टिड्डो राव पुस्तक इनकी है। एक है दुविधा इनकी पुस्तक है। अलगू हिटलर इनकी पुस्तक है। तो बहुत सारी पुस्तकें लिखी इन्होंने राजस्थानी भाषा में और हिंदी भाषाओं में। एक चरणदास चोर भी पुस्तक वेरी इंपॉर्टेंट, चरणदास चोर की पुस्तक है। बाप के 3 हत्यारे इनकी पुस्तक है। ठीक है, इनको याद रखना। कन्हैयालाल सेठिया, कन्हैयालाल सेठिया का आपको पता है, कन्हैयालाल सेठिया की पातल पीतल, धोती धोरारी, हेमाणी, लीलटास, बहुत सारी पुस्तकें। तुम कन्हैयालाल सेठिया के बारे में। दूरसाडा आपको पता है, कीर्तान बाव ने लिखी थी, वेरी इंपॉर्टेंट। कीर्तान बावनी पुस्तक दूरसाडा के, जो दूरसाडा महाराणा प्रताप के समकालीन, महाराणा प्रताप के दरबार में भी कवि के रूप में काम करते थे। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन कौन से? पलाण, मोरा, गोरबंद और परचनी राजस्थान किस पशु के संगाल है? आप अच्छी तरह जानते हैं। कौन सा? ऊंट। राजस्थान में जो ऊंट है, ऊंट के लिए सारे ये पलाण ऊपर बैठने के, गोरबंद उसके क्या है? आभूषण ऊंट के। ऊंट को आपको पता है राजस्थान में ऊंट को 2014 में पालतू पशु श्रेणी में रखा गया, राजकीय पालतू पशु की श्रेणी में। ठीक है, 2014 में रखा गया था, आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो ऊंट नाचना गांव जैसलमेर के प्रसिद्ध है, ये भी आपको ध्यान रखना। जैसलमेर नाचना गांव, जैसलमेर के ऊंट क्या प्रसिद्ध है? देखा ही होगा ऊंट ने। ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट। हाथी आपको पता, हाथियों का युद्ध होता था, हाथियों की जो सवारी होती थी, हाथियों के चित्र वो कुंभ वहां पर जयपुर में बनते थे। घोड़े के लिए घोड़ों का स्वर्ग आलम जी का धोरा, बाड़मेर घोड़ों का स्वर्ग कहलाता है।
घोड़ों का स्वर्ग, आलम जी का दोहरा काम पर, बाड़मेर में कहलाता है। ठीक है, बेल कहाँ के पड़ी, नागौर के बेल प्रसिद्ध है, नागौर के बेल प्रसिद्ध है, नागौरी बेल आप जानते हो। ये तो पशु वाले सवाल आए तो आप गलत वैसे भी नहीं करोगे। देखो आलमशाही मुगलिया सिक्के कहाँ पर थे, आलमशाही मुगलिया सिक्के चलते थे भरतपुर में। ठीक है, जयपुर में भी चलते थे लेकिन भरतपुर में मुख्य चलते थे। 1790 से लेकर कुछ सालों तक चल रहे थे। तो मुगलिया आलमशाही सिक्के वो कहाँ चल रहे थे, भरतपुर में चल रहे थे। कोई डाउट है क्या, नहीं, फिर आगे चल रहे। अगला, मध्यकालीन पट्टा रेख से आप क्या समझते हैं। मध्यकालीन पट्टा रेख से का मतलब था कि पट्टा पर लिखा हुआ निर्धारित कर होता था, उसको हम क्या कहेंगे, मध्यकालीन पट्टा रेख कहेंगे। यानी पट्टा होता था, उस पर कर था कि प्रत्येक साल प्रत्येक वर्ष में ये इतना इतना कर देना है। ठीक है, सामान्य अर्थों में नॉर्मल सवाल हम बता रहे हैं जो पिछले सालों के एग्जाम में आए हैं। तो बेहतरपूर्ण है कि आप इसको देख के जाइएगा, एग्जाम 100% आपका फायदा होगा। अगला, धना भगत के गुरु कौन थे। देखो धना भगत टोंक के, कहाँ के थे, टोंक के। इंपॉर्टेंट बात है, निवाई टोंक के आसपास के। तो धना भगत के गुरु कौन थे, रामानंद जी। कौन थे, रामानंद जी, राइट है। और कबीर के गुरु भी कौन थे, रामानंद जी। ठीक है, कबीर के गुरु कौन थे, रामानंद जी। और धना भगत के भी गुरु कौन थे, रामानंद जी। कोई डाउट है, नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है भगत आंदोलन के प्रतिपादक। अभी बात की थी भगत आंदोलन के प्रतिपादक, भगत आंदोलन चलाया था गोविंद गिरी ने। किन्होंने चलाया था, गोविंद गिरी ने चलाया था। विजय सिंह पथिक, ये विजय सिंह पथिक का मूल नाम भूप सिंह था। क्या नाम था, भूप सिंह। इनको किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है, किसान आंदोलन का जनक बोला जाता है। किसान आंदोलन का जनक का विजय सिंह पथिक को बोला जाता है। कोई डाउट है क्या, विजय सिंह पथिक बिजोले किसान आंदोलन से जुड़े थे। इंपॉर्टेंट बात है, बिजोले किसान आंदोलन से जुड़े थे 1916 में। ठीक है, बिजोले किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिए। अगला, स्वतंत्र बावनी की रचना किसने की थी और जैसलमेर के तेज कवियों ने की। तो सीधा सा आंसर होगा, जैसलमेर के तेज कवि ने स्वतंत्र बावनी की स्थापना की और गांधी जी को भेंट की थी। ये गांधी जी को भी भेंट की गई। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि गांधी जी को भेंट की गई कौन सी थी। तो स्वतंत्र बावनी किसने लिखी गई, तेज कवि जैसलमेरी के द्वारा लिखी गई थी, तेज कवि जैसलमेरी के द्वारा। कोई डाउट है क्या, समझ में आ रहा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए इसको और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको पढ़िए। इसकी पीडीएफ है जो हमारे टेलीग्राम चैनल पर पड़ जाएगी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा होगा। तो वहाँ पर जाकर आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर बहुत सारी आपको पीडीएफ भी और भी मिल जाएगी और ये भी पीडीएफ मिल जाएगी ताकि इससे वापस आप देख सकते हो कि क्या क्वेश्चन कर रहा है। तो छगन स्वर उद्देश्य गतिविधियों के लिए राजस्थान किस क्षेत्र को चुना। तो वन स्थली विद्यापीठ कहाँ पर है, टोंक में, उसको चुना छगन। ये महिलाओं के उत्थान के लिए एक संस्था है और ये काम करती है। और वन स्थली विद्यापीठ जो टोंक में महिलाओं के समर्पित ही, उस पर इन्होंने चुना था। कोई डाउट है क्या। खिचनगांव फड़ौदी, ये कुर्जा के लिए प्रसिद्ध है, कुर्जा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलो आगे चल रहे। अगला क्वेश्चन कौन है, अगला कह रहा है किराडू के सोमेश्वर मंदिर। किराडू के जो सोमेश्वर मंदिर है, किराडू बाड़मेर में, तो इसी में सोमेश्वर मंदिर है, गुर्जर प्रतिहार श्रेणी में बने हैं। किस श्रेणी में बने हैं, गुर्जर प्रतिहार श्रेणी में बने। कोई डाउट है क्या, नहीं है। तो फिर आगे चलते, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद करना है आपको। अगला क्वेश्चन देखो, दामना आभूषण कहाँ धारण किया जाता है। दामना आपको पता है, हाथ में दामनी होती तो अंगुलियों में पहना जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान करना है। कमर में कंदोरा पहना जाता है, करदनी पहनी जाती है, तगड़ी नामक एक आभूषण होता है, वो भी इसमें ही कमर पहना जाता है। मादलिया है जो गले में पहना जाता है, झाल्डो है वो गले में पहना जाता है, माला है वो गले में पहना जाता है, सुडलिया है वो गले में पहना जाता है। तो बहुत सारे आभूषण हैं। ठीक है, नेवली, नुपुर, ये देखो पाइजेब, नेवली, नुपुर, ये सारे आभूषण हैं वो पैरों में पहने जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। अगला, ढोला मारू के दोहा कहाँ पर के रचयिता कौन है। तो ढोला मारू के दोहा आपने पता ही सुना, ढोला मारू के दोहा कवि कल्लोद द्वारा लिखी गई पुस्तक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कवि कल्लोद, ढोला मारू की प्रेम कथा है जिस पर लिखी गई किताब है कल्लोद के द्वारा, कवि कल्लोद। हमारे मारवाड़ क्षेत्र में कहा जाता है कि मर्दर थारे देश में उपजे तीन रतन,
एक ढोला एक मरवण तीजो कसमल रंग, कसमल रंग का मतलब लाल कलर। तो ये कहाँ पर उल्लेख मिलता है और कहाँ पे? ढोला मारो का मारवाड़ क्षेत्र में। इसके कौन से कवि? कवि कल्लोत। ठीक है। नरपति नाले की एक पुस्तक वेरी इंपॉर्टेंट, बिसल देव रासो, बिसल देव रासो, बिसल देव रासो नरपति नाले की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इसको भी आपको याद करना। और कवि ढोला मारो के दोहा है कवि कल्लोत के, ये ध्यान रखना है। अगला, किस झील का निर्माण? वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। किस झील का निर्माण 1991 बराड़ों में दोरा अकाल रात के दौरान के तहत करवाया गया? यानी अकाल पड़ने पर इस झील का प्रयोग किया जा सकता कि कब? 1891 बराड़ में किया गया था। वो किया गया था फोय सागर का। किसने कहा? फोय सागर झील कहाँ पर है? अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर में। एक अंग्रेज अधिकारी थे फोय, उन्होंने निर्माण कराया था। नक्की झील कहाँ पर है? सिरोही में। नक्की झील कहाँ पर है? सिरोही में। फतेह सागर झील है उदयपुर में। कहाँ पर? उदयपुर। वो राजसमंद झील है राजसमंद में। ये अकाल रात कार्यों के लिए सबसे पहली झील यही थी। ठीक है, फर्स्ट झील अकाल रात कार्यों के लिए फर्स्ट झील कौन सी थी? राजसमंद। राजसमंद में झील है ये राजसमंद झील। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कामड़िया पंथ वेरी इंपॉर्टेंट। कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? संत रामदेव जी। रामदेव जी के बारे में जानते हैं। रोनेचा ग्राम में पोखरण क्षेत्र में रामदेव जी का जो स्थान है वहां पर है। कामड़िया पंथ की स्थापना की और कामड़िया जाति की महिलाएं 13 ताली नृत्य करती रामदेव जी के आराधना में। 13 ताली नृत्य केवल महिलाएं करती है ना, कामड़िया जाति महिलाएं नृत्य करती है। संत पीपा की छतरी बाड़मेर में है। संत पीपा का जन्म गागरोन में झालावाड़ में हुआ था। ये भी आपको झालावाड़, गागरोन कहाँ पर है? झालावाड़ में। और इनकी छतरी कहाँ पर है? बाड़मेर में। संत रामचरण जी रामसन शाहपुरा रामसने संप्रदाय। ठीक है, ये थोड़ा रामसने संप्रदाय शाहपुरा रामचरण जी शेर धरना अभी बताया था टोंक में। तो ये थोड़ा सा आपको क्वेश्चन याद करना। ठीक है, समझ में आ रहा होगा? ठीक है, आगे चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है चंग नृत्य में किस क्षेत्र के संबंधित है? चंग नृत्य अभी बताया था। चंग, कच्ची घोड़ी, ढप और गिद्ध नृत्य शेखावटी में है। तो चंग नृत्य कहाँ पर? चंग नृत्य है शेखावटी में। शेखावटी 3 जिले आते हैं, सीकर, चूरू और झुंझुनू। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चल रहे। समझ में आ रहा होगा? बहुत अच्छी से क्लास हम ले रहे हैं और बहुत अच्छे से क्वेश्चन ला रहे हैं ताकि आपके एग्जाम में 100% फायदा हो, इसीलिए। ठीक, अगला क्वेश्चन, खाली जगह फड़ का चित्रण के लिए जाना जाता है। फड़ के चित्र के लिए जाना जाता है शाहपुरा भीलवाड़ा। कहां पर है? भीलवाड़ा में। फड़ के जादूगर कहा जाता है श्रीलाल जोशी को। श्रीलाल जोशी फड़ के बेतास भाषा यानी फड़ के जादूगर कहलाते। फड़ वही है जो देखो, फड़ प्रसिद्ध कहाँ की? देखो, सबसे लंबी फड़ है देवनारायण जी की। देवनारायण जी की फड़ लंबी है। और सबसे प्रसिद्ध फड़ बाबूजी की। बाबूजी की फड़ क्या प्रसिद्ध है? ये थोड़ा सा ध्यान रखना। फड़ एक कपड़े पर पूरे देवी देवताओं के जो भी जिसकी भी फड़ होती है उसका चित्रांकन किया जाता है, उसको फड़ बोला जाता है। और फड़ के जादूगर श्रीलाल जोशी कहा के भीलवाड़ा के थे। और भीलवाड़ा का शाहपुरा क्षेत्र है फड़ चित्रण के लिए प्रसिद्ध है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, चीर पटोती। चीर पटोती क्या? तो एक साड़ी का प्रकार है चीर पटोती। है थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि आभूषण वेशभूषा आपके क्षेत्र आपके सिलेबस में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है? तार वाला नहीं है। देखो, सुरमंडल तार का हम बजाया जाता है, रावण हाथा तार से बजाया जाता है और कमाईचा तार से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। ताशा है जो अवनद वाद्य यंत्र है। अवनद यानी चमड़े से बना हुआ वाद्य यंत्र ताशा है। ये मोहर्रम के समय बजाया जाता है। मोहर्रम के समय ताशा, आपको पता है मोहर्रम के समय ढोल बजाया जाता है, वो छोटा सा, उसको क्या कहेंगे? ताशा। तो ये अवनद वाद्य है। और तीनों क्या है? ये तीनों क्या है? तत्वाद्य यंत्र, सुरमंडल, रावण हत्ता और कमाईचा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए,
मीणा क्षत्रिय सभा की स्थापना कब की गई? तो मीणा क्षत्रिय सभा की स्थापना 1933 में की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी आप याद करना। मीणा क्षत्रिय सभा की स्थापना 1933 में की गई। मीणा जाति के उत्थान के लिए इसकी स्थापना की गई। ठीक है, बस इतना ही है। तो आज के लिए इतना ही है। अगली क्लास हम फिर लेकर आएंगे। आप पढ़ते रहिए और देखते रहिए और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।